गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी श्वेता वर्मा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम टीडीएस का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 194 न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये है। सेक्शन 393 सबसेक्शन नंबर 3 की टेबल की सीरियल नंबर 7 में ये सेक्शन आता है। ये जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सेक्शन फाइनेंशियल ईयर 25-26 से एप्लीकेबल होने जा रहा है। मतलब ये जो हमारा साल चल रहा है ये पहला ऐसा साल है जब इस सेक्शन के अंदर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था फाइनेंस एक्ट 2024, जो पार्ट 2 आया था उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था और उसने ये बोला था कि ये एप्लीकेबल कब से होगा, 1 अप्रैल 2025 से। तो आज की इस वीडियो में हम इस सेक्शन से रिलेटेड सारे प्रोविजंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसकी कंप्लायंसेस, इसकी नॉन कंप्लायंसेस के कंसेक्वेंसेस, इसकी जर्नल एंट्रीज, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप प्रोफेशनल हैं या फिर आप एक अकाउंटेंट हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले ये सेक्शन एप्लीकेबल किस पर होगा? अगर आप पार्टनरशिप फर्म है या फिर आप एलएलपी हैं तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होने वाला है। कब एप्लीकेबल होगा? अगर आप पेमेंट करते हो। किसको पेमेंट करते हो? आप अपने पार्टनर को पेमेंट कर रहे हो। पार्टनर कौन हो सकता है? पार्टनर कोई भी पर्सन हो सकता है। आपका पार्टनर रेसिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट हो, चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो, नॉन वर्किंग पार्टनर हो या फिर वो माइनर पार्टनर हो, कोई भी पार्टनर हो। अगर आप पेमेंट कर रहे हो, क्या पेमेंट कर रहे हो? सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, रेम्यूनरेशन का, कमीशन का, बोनस का, इंटरेस्ट का, इनमें से आप कोई पेमेंट कर रहे हो या इस नेचर का कोई पेमेंट कर रहे हो, और वो पेमेंट या तो सिंगल पेमेंट या फिर ये सारे पेमेंट टोटल मिलाकर इन अ फाइनेंशियल ईयर आप 20,000 से ज्यादा का अपने एक पार्टनर को पेमेंट कर देते हो, तो आपके ऊपर क्या लायबिलिटी है पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के ऊपर? कि पहले वो 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगी उस पेमेंट पर और फिर नेट अमाउंट अपने पार्टनर को पे करेगी। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है XYZ एंड कंपनी और इसमें 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये अपने पार्टनर मिस्टर एक्स को पेमेंट करती है। क्या पेमेंट करती है? अप्रैल मंथ में ये 10,000 रुपए की सैलरी पे करती है। क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? नो, क्योंकि 20,000 से कम है। मई मंथ में ये बोनस पे करती है 5,000 रुपीज का, टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं, टोटल अमाउंट 15,000 रुपए है। जून मंथ में ये फिर से 10,000 रुपए की सैलरी पे कर देती है। अब ये टोटल अमाउंट कितना हो गया? 25,000 रुपए, 20,000 से ज्यादा हो गया। टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर आ गई। तो यहाँ पर इसका 10% कितना हुआ? 2,500 रुपए। तो ये क्या करेगी? ये वाला जो पेमेंट है जिसके देने पर जो लिमिट है वो एक्सीड हो गई है, इसमें से जो 2,500 रुपए टीडीएस का अमाउंट है वो माइनस करेगी और फिर नेट अमाउंट जो है 7,500 ये अपने पार्टनर मिस्टर एक्स को पे कर देगी। अब लेट्स सपोज जुलाई में ये क्या करती है पार्टनरशिप फर्म? 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे करती है। तो इस वाले केस में वो पहले इसमें से 1,000 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट करेगी 10% की रेट से और नेट 9,000 रुपीज जो है वो मिस्टर एक्स को पे करेगी। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कैसी भी हो सकती है। पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उस पर इंटरेस्ट पे कर सकती है पार्टनरशिप फर्म, या फिर अगर पार्टनर ने लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट पे कर सकती है। किसी भी तरह की इंटरेस्ट हो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो होता क्या था, अब ये सेक्शन कब से एप्लीकेबल हो रहा है? 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से पहले इस तरह की पेमेंट जब पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को करती थी तो उस पर कोई टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? सैलरी का पेमेंट है, सैलरी तो सेक्शन 192 में कवर होती है, हम सबने पढ़ा है। तो इस पर टीडीएस क्यों नहीं डिडक्ट होता था? क्योंकि वो जो सैलरी है उस वाले केस में क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है और एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी पे कर रहा है तो वो टीडीएस डिडक्ट करके देता है अंडर सेक्शन 192। बट यहाँ पर पार्टनर है, पार्टनर क्या पार्टनरशिप फर्म का एम्प्लॉय है? देन आंसर इज नो। तो इस वाले केस में सेक्शन 192 एप्लीकेबल नहीं होता था। अगर हम बात करें कमीशन की, तो कमीशन के केस में सेक्शन 194H होता है जहां पर टीडीएस डिडक्ट होता है, तो वो भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता था। क्यों? क्योंकि कमीशन वो कब एप्लीकेबल होता है सेक्शन 194H? जब अपने एजेंट को या ब्रोकर को कमीशन
दिया जाता है, तो ये एजेंट और ब्रोकर तो नहीं है पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म का, तो ये भी एप्लीकेबल नहीं होता था। जो इंटरेस्ट है, वैसे इंटरेस्ट किस में कवर होता है, सेक्शन 194A में इंटरेस्ट का अमाउंट कवर हो जाता है, बट यहाँ पर ये भी एप्लीकेबल नहीं होता था, क्योंकि आप 194A पढ़ेंगे तो वहां पर एक्सेप्शंस दे रखे हैं, उस एक्सेप्शन में क्लियर लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो होता क्या था, 1 अप्रैल 2025 से पहले इस तरह के जो पेमेंट्स थे वो टीडीएस में कवर नहीं होते थे, बट अब क्या है, 1 अप्रैल 2025 से फाइनेंशियल ईयर 25-26 से अब ये भी टीडीएस के अंदर कवर हो गए। अब इससे क्या होगा, ऑलमोस्ट हर पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के ऊपर टीडीएस की कंप्लायंसेस का बर्डन आ जाएगा, क्योंकि आप थ्रेशोल्ड लिमिट ही देखिए 20,000 रुपए दे रखी है, और वो भी एक सिंगल पेमेंट की नहीं है, एक सिंगल हो या एग्रीगेट पेमेंट आप एक पार्टनर को 20,000 रुपए से ज्यादा कर रहे हैं, देन टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाएगी। तो जो अमाउंट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हर एक पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी लगभग इस सेक्शन के अंदर अब कवर हो जाएंगी। ओके, नाउ अब क्वेश्चन आता है टाइम ऑफ डिडक्शन, टीडीएस डिडक्ट कब किया जाएगा। तो टीडीएस कब डिडक्ट किया जाता है, ऑलमोस्ट हर सेक्शन में एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जब आप जो एक्सपेंडिचर है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट करते हैं, चाहे आप उसके पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट करें, चाहे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करें, या फिर आप जब पेमेंट कर रहे हैं, उन दोनों में से जो भी अर्लियर होता है टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आ जाती है। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट्स सपोज 31 मार्च को आप क्या करते हो, अपने पार्टनर के लिए 4 लाख रुपीस का रेम्युनरेशन जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट कर देते हो उसके कैपिटल अकाउंट में। एक्चुअल पेमेंट जो है रेम्युनरेशन का कब होता है, 7 अप्रैल को। अब इसमें अर्लियर क्या है, 31 मार्च। तो इस वाले केस में जब आप बुक करोगे तो क्या करोगे, टीडीएस डिडक्ट करने के बाद फिर जो रेम्युनरेशन का अमाउंट है वो आप बुक करोगे। एंट्री कैसे हो गई, तो इस वाले केस में जो रेम्युनरेशन है, रेम्युनरेशन अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194T और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, 4 लाख रुपीस का रेम्युनरेशन है जो बुक हो रहा है, इसमें से 40,000 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा 10% की रेट से, तो 3,60,000 रुपीज ही पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बुक होगा। अब जब पार्टनर क्या करेंगे, अपने कैपिटल अकाउंट से जो रेम्युनरेशन का अमाउंट है उसको विड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, राइट। लेट्स सपोज 3,60,000 रुपीज उन्होंने ले लिए। इसके बाद में ये जो टीडीएस का अमाउंट है जो कि आपने एंट्री की है, ठीक है, ये जो टीडीएस का अमाउंट है ये आप अपने पास तो नहीं रखोगे, ये आप क्या करोगे, डिपॉजिट करोगे। किसको, गवर्नमेंट को आप पे कर दोगे। कब तक पे करोगे, जिस मंथ आप टीडीएस डिडक्ट करते हो उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आप टीडीएस के अमाउंट को गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देते हो। अप्रैल में जो टीडीएस डिडक्ट किया है 7 मई तक, मई में जो डिडक्ट किया है 7 जून तक, जून में जो डिडक्ट करेंगे 7 जुलाई तक। अब यहाँ पर कब डिडक्ट किया था, 31 मार्च को। तो जो मार्च वाला मंथ होता है उसके केस में 7 अप्रैल ड्यू डेट नहीं होती है डिपॉजिट करने की, इस केस में होती है 30 अप्रैल। अब लेट्स सपोज 30 अप्रैल को ही आप गवर्नमेंट को पे करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, टीडीएस अंडर सेक्शन 194T टू बैंक अकाउंट, जब आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देते हो। कितना अमाउंट है, 40,000 रुपीज, राइट। इस तरह से जर्नल एंट्री आप पास कर दोगे। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर 31 मार्च को तो ड्यू होती है, बट आप क्या करते हो, अपने पार्टनर को पहले ही, लेट्स सपोज आप 1 मार्च को ही आप एडवांस पे कर देते हो। यहाँ पर आपने एडवांस पे कर दिया। अब ये वाला जो इवेंट है वो पहले अक्कर हो गया, तो यहाँ पर ही आपको टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करना होगा। एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194T टू बैंक अकाउंट, राइट। कितना अमाउंट पे कर रहे हो, 4 लाख रुपए पे कर रहे हो, 40,000 का टीडीएस डिडक्ट करके 3,60,000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में आप पे कर दोगे। और फिर उसके बाद में 31 मार्च को जब एक्चुअल में रेम्यूनरेशन ड्यू होगा तब आप उसको रेम्यूनरेशन को बुक कर लोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट कर दोगे आप टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 4 लाख रुपीज से, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब ड्यू डेट आएगी तब आप टीडीएस को डिपॉजिट कर दोगे। तो टीडीएस डिपॉजिट करने पर ये एंट्री आ जाएगी, टीडीएस अंडर सेक्शन 194T टू बैंक अकाउंट,
क्लियर। अब मुझे आप एक बात बताइए, पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट आता है वो क्या करती है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब पार्टनरशिप फर्म जब प्रॉफिट को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो क्या वो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगी? देन आंसर इज नो, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के एंड्स में फुली एग्जेम्प्ट होता है और एग्जेम्प्ट इनकम पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आती। दूसरा केस, पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर को लोन देती है तो क्या लोन पर टीडीएस डिडक्ट होगा? देन आंसर इज नो, क्योंकि जो लोन है वो पार्टनर की इनकम ही नहीं है, तो इनकम ही नहीं है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म को लोन देती है और पार्टनरशिप फर्म उस लोन का क्या करती है, रीपेमेंट करती है, तो क्या रीपेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट होगा? देन आंसर इज नो, क्योंकि ये भी इसकी पार्टनरशिप पार्टनर की इनकम नहीं है। लोन का रीपेमेंट पार्टनर की इनकम नहीं है, बट लोन का रीपेमेंट अगर ब्याज के साथ किया जाता है, इंटरेस्ट के साथ किया जाता है, तो वो यहाँ कवर हो जाती है। तो इंटरेस्ट वाले केस में टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में पेमेंट किया जाता है। अगर पार्टनर क्या करता है, पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर एक्सपेंडिचर करता है और फिर उसके बाद में वो उस एक्सपेंडिचर को अपनी फर्म से रीइंबर्स करता है, तो ये भी उसकी इनकम नहीं है, तो यहाँ पर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर पार्टनर अपनी क्या करता है, ड्राइंग करता है, कैपिटल की ड्राइंग करता है, तो उस वाले केस में भी ये इसकी इनकम नहीं है, तो यहाँ पर भी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आती है। तो कुछ केसेस ऐसी हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है जहां पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं आती, जो मैंने बताए थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। पीपीटी चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के ऊपर टीडीएस की कंप्लायंसेस आती हैं, तो उनको सबसे पहले क्या करना होता है, उनके पास 10 नंबर होना चाहिए टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए। 10 नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो उनको 10 नंबर के लिए अप्लाई करना होगा। पहले जो एप्लीकेशन थी फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक जो एप्लीकेशन के लिए फॉर्म होता था 49B होता था। अब 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया है, तो सारे फॉर्म्स चेंज हो गए हैं। अब अगर 26-27 से फाइनेंशियल ईयर 26-27 से हम 10 के लिए एप्लीकेशन देंगे तो फॉर्म नंबर 135 में देंगे। इसके बाद में 10 नंबर लेने के बाद आपको अपने पार्टनर से क्या करना होता है, उसका पैन नंबर लेना होता है। पार्टनर पैन नंबर दे देगा तो हम टीडीएस डिडक्ट कर देंगे। अगर पार्टनर पैन नंबर नहीं देता है या वो इनवैलिड पैन नंबर देता है तो उस वाले केस में हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है और हायर रेट कितनी होती है, 20%। पार्टनर पैन नंबर नहीं देता तो 20% की रेट से टीडीएस को डिडक्ट किया जाएगा। अब टीडीएस को डिडक्ट कर देंगे, वो हमने बता ही दिया था, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। उसके बाद में टीडीएस को डिडक्ट करने के बाद आप अपने पास तो रखोगे नहीं, आप गवर्नमेंट के अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर दोगे। टीडीएस कब डिपॉजिट करना होता है वो भी हमने बता दिया था, जिस महीने आप डिडक्ट करते हो उसके अगले महीने की 7 तारीख तक। बट जो मार्च का मंथ होता है उस वाले केस में 30 अप्रैल तक डिपॉजिट किया जाता है। उसके बाद में क्या करना होता है, आपको टीडीएस का स्टेटमेंट, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी को टीडीएस का स्टेटमेंट फाइल करना होगा, या फिर हम इसको रिटर्न भी बोल सकते हैं। कब तक फाइल करना होता है, क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना होता है। तो जब क्वार्टर एंड होता है उसके अगले महीने की 31 तारीख तक, जैसे अप्रैल मई जून का 31 जुलाई तक, जुलाई अगस्त सितंबर का 31 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 31 जनवरी तक, और जनवरी फरवरी मार्च वाला जो क्वार्टर होता है उसके लिए 30 अप्रैल ड्यू डेट नहीं होती, क्योंकि 30 अप्रैल जो होती है वो तो टीडीएस को डिपॉजिट करने की ड्यू डेट होती है। तो यहाँ पर 1 महीना और मिल जाता है, 31 मई तक आपको स्टेटमेंट फाइल करना होता है। स्टेटमेंट का जो फॉर्म होता है, अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आप स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं तो 26Q में करेंगे, और इसके बाद में अगर 26-27 से आप स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं तो फिर जो फॉर्म है वो हो जाएगा 140। और अगर आपका पार्टनर नॉन रेसिडेंट है तो उस वाले केस में फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 27Q, और 26-27 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए फॉर्म 144 जो है उसमें स्टेटमेंट फाइल किया जाता है। स्टेटमेंट फाइल करने के बाद आपको अपने पार्टनर को सर्टिफिकेट इश्यू करना होगा। कब, जब आप स्टेटमेंट फाइल करते हो उसके 15 दिन के अंदर अंदर। फॉर्म 16A होता है 25-26 तक, उसके बाद में आपको फॉर्म 131 जो है वो फाइल करना हो। इसके बाद में जब पार्टनरशिप फर्म टीडीएस की कंप्लायंसेस नहीं करती हैं तो उसके कंसिक्वेंसेस भी होते हैं। कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, जो आपका एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउ हो जाएगा, तो सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट, कमीशन,
रेम्यूनरेशन जो आप पेमेंट कर रहे हो वो आप P&L अकाउंट के डेबिट में शो करोगे, ठीक है। इससे आपका जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और आपका टैक्स भी फिर कम आएगा। बट अगर आप उस खर्चे पर टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे हो तो 30% एक्सपेंडिचर आपका डिसअलाउ हो जाएगा, वो P&L अकाउंट में आपको शो करने नहीं दिया जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपका टैक्स भी फिर इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप क्या करते हो, टीडीएस को डिडक्ट ही नहीं करते हो या डिडक्ट कर देते हो बट पे नहीं करते हो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक, तो एक तो आपका एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाता है, दूसरा क्या है, जितना लेट डिडक्ट करोगे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की इंटरेस्ट के साथ डिडक्ट करना होगा। और अगर डिडक्ट कर देते हो बट डिपॉजिट नहीं करते हो तो जितना लेट डिपॉजिट करोगे 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की इंटरेस्ट के साथ डिपॉजिट करना होगा। इसके साथ में पेनल्टी भी असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर इंपोज कर सकता है अप टू ₹10,000। स्टेटमेंट फाइल नहीं करते हैं तो 200 रुपए पर डे की, जितना भी लेट आप स्टेटमेंट फाइल करोगे 200 रुपए पर डे की आपके ऊपर लेट फीस लग जाएगी। सेम वे में सर्टिफिकेट अगर आप लेट इश्यू करते हो तो 100 रुपए पर डे की लेट फीस आपके ऊपर लग जाती है। और जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 है उसने तो 500 रुपए पर डे की पेनल्टी सर्टिफिकेट लेट इश्यू करने पर लगा दी। इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपके माइंड में आ सकते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करती है तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA वो ऑप्ट करती है, तो इस केस में क्या होता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करने की जरूरत होती है। आपकी जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट है उसका आपको मिनिमम एक स्पेसिफाइड परसेंटेज जो है वो शो करना होता है एज अ प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना होता है। तो क्या इस केस में भी जो टीडीएस है उसकी कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी? देन आंसर इज यस। आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि टीडीएस का बर्डन, टीडीएस की कंप्लायंसेस आपके ऊपर नहीं आएंगी। आपको आप जैसे जैसे सैलरी या अदर पेमेंट, स्पेसिफाइड पेमेंट अपने पार्टनर को करोगे या फिर वो ड्यू होगा, आपको टीडीएस डिडक्ट करने के बाद करना होगा और सारी कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी टीडीएस की, उसको डिपॉजिट करना हो, उसका स्टेटमेंट फाइल करना, वो सब कुछ आपको करना होगा चाहे आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट क्यों ना करते हो। बट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करते हैं और आप टीडीएस की कंप्लायंसेस नहीं करते तो इस वाले केस में उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाता है, बस ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि जब आप P&L अकाउंट ही नहीं बना रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं रख रहे हो, तो अलाउ कितना होगा, डिसअलाउ कितना होगा, ये इसकी तो बात ही नहीं आती। तो ये चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। बट इंटरेस्ट आपको देनी पड़ेगी, पेनल्टी भी अगर असेसिंग ऑफिसर इंपोज करता है तो आपको वो देनी पड़ेगी। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म और LLP के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 40 क्लॉज बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब नया इनकम टैक्स एक्ट है उसमें सेक्शन 35 हो जाएगा। ये सेक्शन क्या कहता है कि ईयर एंड होने के बाद पार्टनरशिप फर्म और LLP को अपना बुक प्रॉफिट निकालना होता है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको अपनी सैलरी और रेम्यूनरेशन की कंप्यूटेशन करनी होती है, कैलकुलेशन करनी होती है। और ये जो सैलरी और रेम्यूनरेशन जब निकल कर आती है मैक्सिमम आप इतना ही आपको अलाउ होगा आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एक्सेस अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर जो भी पेमेंट किया है अपने पार्टनर्स को, वो आपका अमाउंट जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। ये होता है सेक्शन 40 क्लॉज बी। तो टीडीएस जो है और सेक्शन 40 क्लॉज भी है, ये दोनों ना इंडिपेंडेंट सेक्शन है। सेक्शन 194T तब एप्लीकेबल होता है जब आप पेमेंट करते हो या वो पेमेंट ड्यू हो जाता है, और सेक्शन 40 भी तब एप्लीकेबल हो जाता है जब लास्ट में, ठीक है, 31 मार्च को जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी क्लोज हो जाती है, बुक प्रॉफिट निकलता है, उसके बेसिस पर ये आपका एप्लीकेबल होता है। तो ये थी वीडियो सेक्शन 194T के बारे में। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताइए। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।